अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट सबाजमल भट्टी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करेंगे, और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को बिल्कुल जो है वो लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे इस पर, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू के रजिस्ट्री कैसे करानी है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कब मुकम्मल हो जाता है और ये किन किन स्टेप से गुजरता है, तो उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसका आपको लाजमी जो है वो जवाब दूंगी। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, वो कैसे कराई जाती है। एक शख्स जो है वो खरीदना चाहता है, कोई जमीन खरीदना चाहता है, कोई मकान खरीदना चाहता है, तो किस तरह उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और उसके कौन से मराहिल हैं जिनसे उसे गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब एक शख्स एक प्रॉपर्टी ओन करता है, खरीदता है, तो उसके माइंड में एक सवाल ये पैदा होता है कि मैं इसको रजिस्टर कैसे कराऊंगा, इसके ऊपर कितना टैक्स लागू होगा, या इसके ऊपर ये किन किन मराहिल से गुजरे। तो मैं इन तमाम सवालात के जवाब आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो जब भी आप जो है वो कोई किसी चीज का सौदा कर रहे होते हैं, आप किसी चीज को खरीद रहे होते हैं, तो उस पे जो है उसकी कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होती है। उसको रजिस्टर कराने के लिए आपको सरकार को जो है कुछ फीस अदा करनी पड़ती है। अब वो जो आपका टैक्स है वो कैसे लागू होगा, वो टैक्स आपके ऊपर हमेशा उसकी मार्केट वैल्यू पे लागू होगा। अब मार्केट वैल्यू क्या होती है? सरकार ने हर तरह की प्रॉपर्टी की एक मार्केट वैल्यू रखी है। अर्बन प्रॉपर्टी है तो उसकी मार्केट वैल्यू और होगी, रूरल प्रॉपर्टी है तो उसकी मार्केट वैल्यू और होगी, यानी कि आप इस रेट पर इस प्रॉपर्टी को इस इलाके में खरीद सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डीसी रेट या फिर हो गया मार्केट वैल्यू। अब इस पर आपको सरकार को टैक्स अदा करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज के मालिक बनते हैं तो सरकार जो है वो आपसे, ऑब्वियसली सरकार भी ये चाहता है कि वो भी इससे कुछ प्रॉफिट जनरेट करे, तो उस सिलसिले में वो आपसे टैक्स चार्ज करता है, जिसे हम वो रजिस्ट्रेशन की मद में आपसे टैक्स ले रहा होता है। अब वो जो मार्केट वैल्यू है हर प्रॉपर्टी की डिफरेंट होगी, कमर्शियल की डिफरेंट होगी, अर्बन की डिफरेंट होगी, रूरल की डिफरेंट होगी। तो हमें ये प्रॉपर्टी की नेचर देख के पता चलता है कि उस पर जो है वो टैक्स कितना ज्यादा जो है वो लागू होगा। फिर हम बढ़ते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है, अच्छा ये मार्केट वैल्यू जो है ना, आपकी जो मार्केट वैल्यू है ये जो आपकी सरकार ने फिक्स कर दी है ना, उस मार्केट वैल्यू से आप जो है प्रॉपर्टी कम पर नहीं रजिस्ट्री करा सकते। उससे ज्यादा पे तो कोई भी शख्स बेच सकता है, उससे ज्यादा पे तो आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन उस मार्केट वैल्यू से कम पर कभी भी आप प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। फिर हम बढ़ते हैं कि रजिस्ट्री कराने के लिए कौन सा कानून इसको डील करता है। तो जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपको कानून जो है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट डील करता है 1908, और इसका सेक्शन 17 वो ये बताता है कि जब भी कोई शख्स किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा जो कि गैर मनकूला प्रॉपर्टी होगी किसी भी शख्स की, अगर कोई शख्स उसका मालिक बनता है और उसकी वैल्यू, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, तो वो कहते हैं इसको रजिस्टर करा ले। ये है आपका सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट, कि आप उसको रजिस्टर कराना वो कहता है लाजमी है। अब रजिस्टर कराना क्या, इसे आम फहम जबान में हम कहते हैं रजिस्ट्री। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं कि अब एक शख्स जो है उसके पास क्या क्या चीजें हों तो वो रजिस्ट्री कराने जा सकता है। सबसे पहले एक शख्स अगर चाहता है कि वो किसी की प्रॉपर्टी खरीदना में इंटरेस्टेड है, तो वो उस बंदे के पास जाएगा जो फरोख्त कनिंदा है, उसके पास जाएगा और उससे कहेगा जनाब कि मैं ये प्रॉपर्टी परचेज करने में इंटरेस्टेड हूँ। फिर उसे कहेगा आप मुझे इसकी फ्रेश फर्द बै जो है वो निकलवा के दे। जब वो उसे फर्द बै निकलवा के देगा तो वो उसे पटवारी के पास लेके जाएगा। पटवारी के पास ले जाने के बाद वो उस चीज की तसल्ली कर लेगा कि आया इस शख्स ने ये प्रॉपर्टी पहले तो किसी को सेल नहीं की। दूसरी तसल्ली वो ये करेगा कहीं ये बैंक में प्लेज तो नहीं हुई हुई, कहीं इस पे कोई लोन तो नहीं लिया गया, कहीं ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो नहीं होगी, और इस पे कोई बारे सबूत तो नहीं लगा हुआ, कोई इसके ऊपर बार तो एप्लीकेबल नहीं है, या फिर इसके ऊपर कोई ऐसी, वो शख्स ये देखेगा कि कहीं इस पे कोई बार तो नहीं लगा हुआ, कोई स्टे तो नहीं लगा हुआ, कोई ऐसी ये प्रॉपर्टी लिटिगेशन में तो नहीं आ रही। इस सिचुएशन में वो शख्स क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, क्योंकि जिस चीज पे बार आ जाता है तो वो कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होगी। दूसरी चीज क्या होगी, उस शख्स के पास फरोख्त कनिंदा का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, जो खरीदार है उसके पास अपना शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, उसके पास कम से कम दो गवाह होने लाजमी है जो कि काबिल एतमाद हो, जिनको वो जब मर्जी बुलाए, जिस भी जगह पर बुलाए वो आए और उसकी जो है इसके जो उसकी इस चीज की तस्दीक कर सके कि आया रजिस्ट्री जो है उनकी प्रेजेंस में हुई है
वो इस चीज़ की तस्दीक कर सकें कि जी हाँ, ये रजिस्ट्री हमारी प्रेजेंस में हुई है, ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल जेन्युइन है, ट्रू है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम बढ़ते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपकी रजिस्ट्री की जो फीस है वो कैसे लगी। अगर तो आप फाइलर हैं तो फाइलर के लिए आपकी जो रजिस्ट्री फीस है वो होती है 1%, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 2% अदा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको FBR की जो फीस देनी पड़ती है वो 6% देनी पड़ती है। उसके अलावा आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो देना पड़ता है वो भी आपको 6% देना पड़ता है, और अदर मिसलीनियस एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी आपके 2% में ऐड हो जाते हैं। इंतकाल की फीस आपकी जो है वो 2500 तक जो है वो आपको देनी पड़ जाती है। एक नॉमिनल सी है जो आपको, मतलब ये तमाम खर्चे हैं मिला के फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, और जो कैलकुलेट करने का तरीका वो मैं आपको जो है वो एंड पे जो है वीडियो के बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि आपने जो है सपोज कि मार्केट वैल्यू असर्टेन कर ली, या आपको पहले से पता है, शेड्यूल आपने जाके देख लिया। जब आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर आपको शेड्यूल पता चल जाता है, उन्होंने बड़े बड़े जो है वो दीवारों पे लगाए हुए होते हैं पोस्टर, जिनसे आपको पता चल जाता है कि फला एरिए का ये मार्केट रेट चल रहा है। एक तो अंदाजा हो गया आपको वहां से। दूसरा अंदाजा करने का तरीका क्या? दूसरा अंदाजा करने का आपका तरीका ये है कि आप जो है ना, अगर आपको पता है मार्केट वैल्यू पता है तो आप जाएंगे बैंक में जो है चालान पे करेंगे, और चालान पे करने के बाद आपकी जितनी आपकी मालियत की प्रॉपर्टी होगी उस पे वो आपसे टैक्स चार्ज करके उतनी मालियत की आपको स्टैंप ड्यूटी यानी स्टाम्प जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। दूसरा तरीका कार जो है वो आपका ये है कि आपने गूगल पे जाके ई स्टैंप लिखना है, और वहां पर आ जाएगा आपका जो है वो चालान 32। आपने चालान 32 को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने से पहले आप उसमें डिटेल जो है वो फिल कर लेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी इस जगह पे वाक़ई है, वो कंस्ट्रक्टेड है, बिल्डअप एरिया है, यानी इस पे कोई तामीरात हुई नहीं है, घर की शक्ल में है, या किसी जो है या कमर्शियल अराजी है, या आपने अपनी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देनी है कि कंस्ट्रक्टेड है या कंस्ट्रक्टेड नहीं है। जो भी आपकी जैसी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन होगी आपने इसमें देनी है। उसके बाद आपने वो फिल करके वो आपको बाकायदा बता देगा कि आपका इतना टैक्स जो आप पे लागू हो रहा है, ये आपकी जो है वो स्टैंप फीस हो रही है। और फिर आपने जब उसको डाउनलोड करना है, उसके बाद आप उसे बैंक ऑफ पंजाब में जब उसे जमा कराएंगे, ऑनलाइन भी आप उसे जमा करा सकते हैं। फिर बैंक से जाके आपने वो स्टाम्प रिसीव करने हैं, और बैंक आपको उतनी मालियत के स्टाम्प जो है वो जारी कर देगा। फिर आपका प्रोसेस शुरू होता है कि अब वो स्टाम्प आपको या तो फौरी तौर पे मिल जाएंगे, या फिर एक नेक्स्ट आपको वो दिन बता देंगे कि किस दिन आपने आके वो स्टाम्प जो है वो रिसीव करने बैंक ऑफ पंजाब से। अब हम बढ़ते हैं कि आपके पास स्टैम्प जो है वो आ गए। अब आपने क्या करना है, स्टाम्प आपके पास आ गए तो आपने उसके ऊपर एक जो है आपने रजिस्ट्री की जो तहरीर है वो उसके ऊपर लिखवानी है। आपने उसमें लिखवाना है, पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि जब आप लोग रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो मोस्टली लोग क्या ब्लंडर करते हैं, वो चले जाते हैं वसीका नवीस के पास खर्चे से बचने के लिए। भाई एक वकील जो है जो चीजें समझता है, जो लीगल मामलात को जिस तरह वो समझता है, एक आम शख्स या एक वसीका नवीस उसको उसकी लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। तो आप सबके लिए ये सजेशन है कि जब भी आपने रजिस्ट्री करानी हो, कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तहरीर करानी हो, तो आप वकील के पास जाएंगे ताकि वो लीगल जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करें। आपके पास 2 गवाहों का होना जरूरी, आपके पास अपनी शनाख्ती कार्ड का होना जरूरी है, और फरोख्त कनिंदा के शनाख्ती कार्ड का होना जरूरी है। यानी फरोख्त कनिंदा, उसके बाद जो है खरीदार, दोनों का होना जरूरी है। उसके बाद 2 गवाहों का होना जरूरी है। उसमें जब आप उसमें तहरीर कराएंगे तो तहरीर कराते हुए आपने हदूद अरबा जो है वो लाजमी लिखना है रजिस्ट्री के अंदर, क्योंकि वो आपके लिए उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि ये शख्स मेरे से किस प्रॉपर्टी के बारे में जो है वो सौदा कर रहा है। फिर आपने ये बताना है कि इसके मशरिक में ये है, मगरिब में ये है, शुमाल में ये है, जनूब में ये है, कोई खास दुकान हो, कोई खास वहां का एरिया लोकेशन हो जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, तो आपने वो लाजमी लेनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की है, कोई पेमेंट की है, तो वो बतानी है कि कितनी पेमेंट आपने इसको कर दी है, और कितनी जो है वो आपने उसको जो है वो इन फ्यूचर करनी है, या जो भी आपकी दरमियान तय पाया होगा, या जब ये हमें कब्जा देगा हम तब अदा कर देंगे। वो सारी चीजें आपने उसके अंदर लिख देनी है। जो आपकी उस पार्टी के साथ डीलिंग हुई होगी वो आपने इसके अंदर लाजमी लिखनी है। उसके बाद जब हम बढ़ते हैं आगे तो फिर आपने इसका जो थर्ड लास्ट स्टेप है, आपने उसमें ये लाजमी लिखना है कि बिला इकरा जबरो इकरा, ये चीज लाजमी लिखनी है। और उसमें पेमेंट वाला वर्ड भी क्लियर करना है कि पेमेंट भी हो गई है, और हवासे खमसा की मौजूदगी में ये शख्स जो है किसी जोर जबरदस्ती से मेरे साथ रजिस्ट्री नहीं कर रहा, ये अपनी फ्री विल से कर रहा। फिर लास्टली आपने क्या करना है कि आपके साइन होंगे उस पर, आपका अंगूठा लगेगा, यानी कि जो खरीदार है उसका अंगूठा लगेगा, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाएगा, उसका जो है सिग्नेचर होंगे, और जो फरोख्त कनिंदा है उसका भी अंगूठा लगेगा।
اس کی شناختی کارڈ کی کاپی لگے گی ساتھ میں، اور اس کی جو ہے وہ تمام تصدیق ہونے کے بعد جو 2 گواہان ہیں ان کے نام ڈلیں گے، ان کی تصدیق ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کی رجسٹری کا جو ہے ایک پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن ابھی پروسیس صرف لکھنے کی حد تک مکمل ہوا ہے۔ پھر ہم بڑھتے ہیں کہ آپ نے وہ لکھ لیا، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے دونوں گواہان کو لیں گے، اور اپنے جو جس سے آپ خرید رہے ہیں فروخت کنندہ اس کو لیں گے، خریدار جو ہے اس کو لیں گے، اور جو 2 گواہان ہیں ان کو لے کے آپ رجسٹرار کے آفس میں چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے جو ڈاکومنٹ لکھی ہے، جو معاہدہ لکھا ہے، اس کو آپ نے 5-6 کاپیاں لازمی کرا لیں گے۔ جب آپ اس کی 5-6 کاپیاں کرا لیں گے، 5-6 کاپیاں کرانے کے بعد آپ نے وہ جا کے رجسٹرار کے آفس میں ایک کاپی اس کو دینی ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں پر آپ نے اسے جب آپ فیس پے کر کے آئے ہوئے ہوں گے تو پھر وہ آپ سے فوراً آپ کے بیانات جو ہے ریکارڈ کرے گا۔ وہ آپ سے ہو سکتا ہے کوئی سوال بھی کر لے، دونوں پارٹی سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے۔ وہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے پیمنٹ، ہاں جی آپ نے پیمنٹ کر دی ہے، دوسرے سے کہے گا ہاں جی آپ نے ریسیو کر لی، فل پیمنٹ ریسیو کر لی ہے۔ اس کے بعد گواہوں سے پوچھے گا، کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی آپ کی پریزنس میں یہ معاہدہ لکھا گیا، آپ کی پریزنس میں جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کی ڈاکومنٹ کو جو آپ کے بیانات ریکارڈ کرے گا، اسی ٹائم آپ کی تصویر لی جائے گی، آپ کی شناخت کی جائے گی، باقاعدہ وہاں پر آپ کی رجسٹری کے اوپر آپ کی تصویر لگے گی۔ بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ فردر اس کو بھیج دے گا پروسیس ہونے کے لیے، اور کچھ دن کا آپ کو ٹائم دے دے گا کہ آپ جو ہے آ کے مجھ سے رجسٹری جو لے لیں، اور جو متعلقہ ادارے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ ان کو ان کی کاپی بھیج دے گا۔ اب آپ کا نیکسٹ پروسیس شروع ہوتا ہے، جو ہے آپ کی رجسٹری ہو گئی، آپ کے پاس آپ کو جو ہے وہ پتا چل گیا۔ ایک کاپی رجسٹرار جو ہے وہ رجسٹری کی اپنے پاس رکھتا ہے، وہ اس لیے رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان فیوچر آپ کی کاپی جو گم ہو جائے، آپ سے لاسٹ ہو جائے، اور پھر آپ کو جو ہے جب ضرورت پڑے گی تو آپ جا کے اپنی کاپی جو اس سے لے سکتے ہیں۔ پھر ہم بڑھتے ہیں، جب آپ کی رجسٹری ہو گئی تو رجسٹری کے بعد دوسرا پروسیس جو شروع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس رجسٹری کتاب انتقال لازمی درج کرانا ہے۔ پھر آپ جاتے ہیں اس کے پاس، پٹواری کے پاس، کہ بھئی میرا جو ہے وہ انتقال درج کر دو، تو پٹواری آپ سے کہے گا کہ مجھے آپ فیس دیں اس کی، جو انتقال کی فیس ہے وہ تو آپ نے اس کو دینی ہے، لیکن اگر وہ کوئی اور آپ سے ایکسٹرا خرچہ چارج کرتا ہے تو پھر آپ نے واپس آ کے جو ہے وہ جو رجسٹرار ہے اس کے پاس جانا ہے، اس کو بتانا ہے جناب کہ یہ ہم سے ایکسٹرا فیس چارج کر رہا ہے، کیونکہ آلریڈی ہم جو ہے وہ پیمنٹ کر چکے ہیں سرکار کو۔ ہاں جی، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مائنر ہے اور کوئی شخص پاگل ہے تو وہ رجسٹری کرنے کے لیے کیپیبل نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کا کوئی گارڈین ہے، اس نے کورٹ سے پرمیشن لی ہوئی ہے، اور اگر اس نے پرمیشن لی ہوئی ہے تو اس پرمیشن کا وہ آپ کو دکھائے گا کہ بھئی وہ بتائے گا، کورٹ کو ریزن بتائے گا کہ کیونکہ وہ مائنر یا لونیٹک کا خرچہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہا، لہٰذا وہ کورٹ سے جا کے پرمیشن لے گا، پرمیشن لیٹر وہ آپ کو دکھائے گا، آپ نے وہ جو ہے اپنی رجسٹری کے ساتھ جو ہے وہ لگانی ہے۔ اس لگانے کے بعد پھر آپ کے پاس جو ہے آپ کی رجسٹری کا پروسیس، اگر آپ نے مائنر یا پھر لونیٹک سے خریدی ہے تو وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔